संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। इसे कभी कभी पूर्ण संख्या के नाम से भी बोल दिया जाता है। तो देखिए नाम तो अलग अलग है, संपूर्ण, परिपूर्ण, पूर्ण, तीनों का सेंस एक ही है। थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेना, इंग्लिश में इसको परफेक्ट नंबर या कंप्लीट नंबर लिखा मिलेगा। ठीक है सभी का? चलिए संपूर्ण संख्या को थोड़ा समझे पहले। देखिए हम कुछ उदाहरण से पहले समझा। सबसे पहले एक नोट पॉइंट करके लिखने इसमें कि सभी संपूर्ण संख्याएं, साथ ही लिखना सभी संपूर्ण संख्याएं, सभी संपूर्ण संख्याएं त्रिकोणीय संख्याएं होती हैं। त्रिकोणीय संख्याएं होती हैं। All perfect numbers are triangular number. इसका उल्टा सही नहीं है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, उल्टा मतलब सभी त्रिकोणीय संख्या संपूर्ण हो जाए ये जरूरी नहीं, सभी संपूर्ण त्रिकोणीय हो सकती हैं। इसीलिए मैंने लिख दिया ऑल परफेक्ट नंबर्स आर ट्रायंगुलर नंबर, सभी संपूर्ण संख्या त्रिकोणीय संख्या होती हैं। अब इतना कंफर्म हो गया कि हमें जो संपूर्ण संख्या खोजनी वो कहां से निकालनी, त्रिकोणीय संख्या से। कहां से निकालना है, त्रिकोणीय से। यानी पूरे नेचुरल नंबर में खोजना नहीं है, नेचुरल नंबर समुद्र है, उसमें ट्रायंगुलर नंबर भी खोजना है ना, तो ट्रायंगुलर नंबर भी अनंत तक है। जितनी संख्याएं नेचुरल है उतने ही आपके ट्रायंगुलर नंबर, अनंत मतलब अनगिनत। उनमें से कुछ संपूर्ण संख्या और उनमें से भी आपको केवल 4-5 याद रखनी है। ठीक है, केवल 4-5 संपूर्ण संख्या, और इनमें से वही ट्रायंगुलर नंबर आपको सिलेक्ट करना है एज अ परफेक्ट नंबर जो डिविजिबल हो, जो भाज्य संख्या हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहली संख्या जो है 1, वो ट्रायंगुलर नंबर भी और नेचुरल नंबर है, तो लेकिन ये 1 जो है डिविजिबल नंबर में नहीं आता है। 1 के बाद अगली जो त्रिकोणीय संख्या वो 3 है, तो 3 भी डिविजिबल नंबर नहीं है, 3 को नहीं चेक करना है, जो डिविजिबल है वही चेक करना है। 3 के बाद अगली ट्रायंगुलर नंबर कौन है, 6, तो 6 को चेक कर लेते हैं कि 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं। ठीक है, परफेक्ट को तभी आप ऐसे समझें, जैसे मान लो कोई सर्किल ऐसे बनाए, क्या ये पूर्ण सर्किल है, क्या ये संपूर्ण है। संपूर्ण का अर्थ होता है सम धन पूर्ण, यानी सभी जगह से पूरा होना संपूर्ण कहलाता है। परिपूर्ण का भी अर्थ यही है, परि मतलब चारों ओर, पूर्ण मतलब पूरा होना, यानी अगर सर्किल चारों तरफ से पूर्ण है तो पूर्ण मानोगे, अदरवाइज नहीं। क्या ये परिपूर्ण बोल सकते हैं या संपूर्ण बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। परिपूर्ण तब माना जाएगा जब हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे, या पूर्ण भी इसको बोल सकते हैं, संपूर्ण भी बोल सकते हैं। सम मतलब सभी जगह, पूर्ण मतलब पूरा होना, सभी जगह से पूरा है तो संपूर्ण है। तो हमें 6 के यहाँ पर सर्किल के तौर पर मैंने इसलिए शो किया कि आप इसके सारे भाजक निकालें, भाजक में उन सभी भाजकों को जोड़ें, केवल अपने आप को छोड़ देना है, यहाँ पे इस नंबर को छोड़ देना है। यदि घूम फिर के फिर यही संख्या बन गई तो समझो वो संपूर्ण संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसके सारे भाजक होंगे 1, 2, 3 और 6। अब इनके डिवाइडर को जोड़ना है, बट स्वयं को छोड़ देना है, यानी 6 को नहीं जोड़ना है। इनको अगर हम जोड़ें तो इनका रिजल्ट कितना मिलेगा, 3, 2, 5, 1, 6। देखिए 6 था, 6 के सारे भाजक जोड़े जिसमें स्वयं को शामिल नहीं किया गया है, और घूम फिर के फिर 6 आ गया, तो हम कह सकते हैं 6 इज द परफेक्ट नंबर। सॉरी, ऐसे 6 के बाद अगली पर त्रिकोणीय संख्या कौन है, 10 है। तो 10 को अगर आप चेक करेंगे तो देखिए इसके भाजक सारे निकालो, 1 है, 2, फिर इसके बाद 5 है, फिर 10 है, लेकिन स्वयं को जोड़ना नहीं है। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 5, 2, 7, 1 कितना हो रहा है, 8। क्या ये 10 तक पहुंचा, तो क्या इसको पूर्ण बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो ये आपकी पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण है। ऐसे 10 के बाद 15 आप चेक करेंगे तो 15 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 3, 5, फिर 15, और तो कोई नहीं नंबर काटेगा इसको। 15 को छोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 1, 9, 15 तक पहुंच ही नहीं रहा। ये भी आपका नहीं, अभी नोट मत करें, अभी केवल सुने।
तो ये भी आपका नहीं। 15 के बाद हम डायरेक्ट 28 को चेक करा के दिखाते हैं। 28 में 1 2 4 7 14 और 28, स्वयं को छोड़ दीजिए, इन सबको ऐड कर लें। ऐड करने पर अगर ये पुनः 28 मिल गया तो समझो ये भी परफेक्ट होगा। तो 2 1 3 और 4 7 7 7 14 14 14 28, तो 28 बनना है, यानी कि ये भी आपका परफेक्ट है। तो जहां जहां पे ये सिचुएशन आपको मिलेगी जहां पर इनके भाजकों का योग पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स इंक्लूडिंग वन बट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ यू गेट द सेम नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, यदि सभी भाजकों का योग जिसमें एक को तो शामिल किया जा रहा है, देखो हम एक को जोड़ लेना है, लेकिन स्वयं को छोड़ दिया जाए और जोड़ने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग संपूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, और ये अनंत तक की संख्याओं में बहुत लिमिटेड है परफेक्ट। जैसे अभी लगभग 2016 तक का 2019 तक में पूरी दुनिया में 50 परफेक्ट नंबर थी, 50 परफेक्ट नंबर्स पूरे अनंत तक में केवल 50 हैं, जिनमें से 4-5 आप याद कर लो तो काफी है। अब 4-5 में कौन कौन आते हैं, जैसे एक तो आपको पहले मिल गया 6, दूसरा आपको 28 मिल गया, एक अंक में 6 मिलेगा। अब 10 से लेकर 99 तक में 28 मिलेगा, और फिर 100 से लेकर 999 में केवल एक नंबर है 496, इसके बाद नहीं है। फिर 4 अंक में केवल एक अंक है 8128, 81 28, इसके बाद यहाँ पे काम खत्म, इनके बीच में आगे पीछे कोई नहीं। फिर अगर और आगे जाओगे 5 में तो वो फिर 33 55 0 33 6 मिलेगा, ये पूरा नंबर है। ठीक है, अब इसमें आप देख लो कितने पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 35 लाख 50,336, ये आपको याद करना है। तो इतने केवल याद करना है, इन्हीं में से आ जाएगा। अभी जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था ना, बिहार कांस्टेबल, जिसका पेपर आउट हो गया, लीक हो गया था, तो उस लड़कों के आ गया था टेलीग्राम में, उसमें आप देखिएगा सवाल ये वाला आया था, लेकिन ऑप्शन थोड़ा उसमें गलत है। उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी परिपूर्ण संख्या है, कंप्लीट नंबर पूछा था, व्हाट इज द कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट नंबर वहां चारों नहीं थे, तो ऑप्शन गलत है उसमें। तो आपको 2 अंक में वो 46 लिख रखा था, 24 लिख रखा था, 28 नहीं था वहां पे, 2 अंक में ही था ऑप्शन, तो ऑप्शन 28 होना चाहिए। तो बिहार कांस्टेबल में भी इस तरह छोटे मोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको अवॉइड नहीं करना है। तो चलिए ये नोट पॉइंट लिखने के बाद अब इसकी डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन लिखने के बाद फिर एग्जांपल लिखेंगे। तो लिखें डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको लिखना है, यदि किसी संख्या, संख्या में कौन सी संख्या होनी चाहिए, त्रिकोणीय संख्या। यदि किसी संख्या के सभी भाजकों या गुणनखंड लिख देना का योग, अब योग में ये ध्यान रखना है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना, एक को जोड़कर परंतु स्वयं को छोड़कर, ठीक है, का योग, कॉमा लगा देना, पुनः वही मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, वही मूल संख्या, वही मतलब मूल संख्या प्राप्त होती है, ऐसी संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लेना, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स including one but excluding
same number. Get the same number is called complete number या परफेक्ट नंबर. ठीक है, कंप्लीट नंबर और परफेक्ट नंबर. तो चाहे परफेक्ट नंबर बोले या कंप्लीट नंबर. तो इंग्लिश में लिखना हो लिख ले. लिख गया सभी का हिंदी वाला? चलिए अब देखिए इसके एग्जांपल में. एग्जांपल में लिख लेना पहले 6 का, डायरेक्ट 6 का लिखा है. ठीक है, 6 में आप फैक्टर करेंगे 1 2 3 एंड 6. तो 6 को नहीं लेना है, इनको जोड़ देना है. 1 + 2 + 3. यहाँ पर कितना मिला? 6. तो ये परफेक्ट नंबर है. एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 2 28 चाहे 10 को लिख लेना ऐसे. 10 में लिखना 1 2 5 एंड 10. 10 को छोड़ देना है. अब इनको जोड़ेंगे हम ऐसे 1 + 2 + 5. 5 तो 7 1 8. यहाँ मिला है. ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है. तीसरा है 28 1 2 4 7 14 एंड 28. इसको नहीं शामिल करना है, इनको आप जोड़ लें सब. तो 7 4 11 2 14 ये टोटल मिला है. तो ये आपका परफेक्ट नंबर है. लिखें जल्दी से. देखिए अभी इनको याद करने वाले लिख लो. याद करने वाले संपूर्ण संख्या, इनको याद कर डालना. गिनी चुनी तो है. याद करने वाले संपूर्ण संख्या. तो पहला आपको 6 28 फिर 496 8128 और फिर यहाँ पर 33 55 0 33 6 28 496 8128. इनको निकालने के लिए आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. इनको निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है ऐसे परफेक्ट नंबर, जैसे हिंदी में लिख लेना संपूर्ण संख्या बराबर. यहाँ पर फॉर्मूला है 2 के पावर t - 1 2 के पावर t - 1. ये फॉर्मूला याद करोगे तो शुरुआत की 4 आपको याद हो जाएंगे. जहां पर p जो है ये प्राइम नंबर को डिनोट करेगा. प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या, यानी यहाँ पर अभाज्य संख्या रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएंगी. यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 3 5 7. ये 4 नंबर रख दोगे p की जगह में तो चारों नंबर आ जाएंगे. इनमें से अगर आपको चेक करना हो तो घर पे थोड़ा चेक कर लेना. बाकी हम एक नंबर चेक कर दे रहे हैं. जैसे आपको ये 5वें निकालना है, तीसरी नंबर निकालना है, तो तीसरा अगर परफेक्ट नंबर निकालना है तो p बराबर कितना पुट कर दें 5. ये पुट कर दें तो आपका हो जाएगा परफेक्ट नंबर तीसरा आ जाएगा. परफेक्ट नंबर तीसरा बराबर 2 के पावर 5 - 1 into 2 के पावर 5 - 1. तो यहाँ पर हो जाएगा 2. 5 में 1 घटा दो कितना बचेगा 4. और यहाँ पर 2 के पावर 5 - 1 कितना रहेगा. या एक काम कर सकते हैं 2 के पावर 5 32 लिखते हैं -1. 2 के पावर 4 कितना होता है 16. 32 में 1 गया 31. 16 गुणा कर दे 16 कम 16 16 के 48 है 49. तो क्या आ जाएगा 404. ठीक है, तो ये फॉर्मूला से भी बना सकते हैं. बना लें. इनको तो आपको
ऐसे बोल बोल के याद करना है, लिख के 8128, 8128। इस नंबर को याद करने के लिए आप 3 करोड़ 33 करोड़ या 3 करोड़ 35 लाख इस तरह से नहीं याद करेंगे, केवल ऐसे बोलना 33 55 0 33 6। तो एक बार हमारे साथ रिपीट करें सब लोग, 33 55 0 33 6। एक बार फिर से 33, अब फिर से एक बार, ठीक है। तो इसको लिख के आप ऐसे याद हो जाएगा, 33 55 33 0 6 याद हो जाएगा। ये आपका परफेक्ट नंबर। यहाँ पर 33 55 बोल नहीं रहे, लिखते हैं 0 33 6, 33 55 0 33 6। तो ये थी आपके परफेक्ट नंबर। बस इनमें केवल ये नंबर्स आपको याद रखना है, नंबर के आधार पर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाए। अब इसी नेचुरल नंबर का एक पार्ट बचा है, भिन्न संख्या। तो हेडिंग डालो यहाँ पर भिन्न, रेशनल नंबर, तो सॉरी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हेडिंग डालें सभी, भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन। हो गया फिर। अच्छा, एक यहाँ पर ये जो भिन्न है नेचुरल नंबर के अंतर्गत है। एक है आपका रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। रेशनल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और एक आपकी संख्या है यहाँ पर भिन्न। जब भिन्न का मतलब भी थोड़ा डिफरेंट से होता है क्या ना, लेकिन ये वास्तव में भिन्न है इस रेशनल नंबर से। कोई बताएगा कि भिन्न की परिभाषा क्या होगी और परिमेय संख्या की परिभाषा? परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में हो, ठीक, q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्यों यहाँ पर q की जगह 0 ना हो, अपरिभाषित हो जाता है ना यहाँ पर q। तो ऐसी बात यहाँ पर आ ही क्यों कि 0, कैसे दिमाग में आ गया कि 0 यहाँ आ ही सकता है, तो आप पहले ही एक वार्निंग दे दिए। बोले ऐसी बात यहाँ पर कैसे आ गया दिमाग में कि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, कुछ उसका आधार है? बोलो क्यों यहाँ पर 0 ना हो, इसका कोई आधार कोई बता सकते हैं? और भिन्न क्या होती है, भिन्न की परिभाषा बताएं, क्या होती है भिन्न? कोई आइडिया नहीं है ना। चलिए देखिए यहाँ पर भिन्न और रेशनल नंबर यानी भिन्न और परिमेय भिन्न में क्या अंतर है, थोड़ा उसको बताते हैं। देखिए जो परिमेय संख्या होती है एक्चुअली वो एक तरह से ऐसे समझो कि ये गमला है और यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, ऐसे समझो यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा पेड़ है परिमेय संख्या का, पूरा पेड़ जो है ये परिमेय संख्या है। इसमें 3 शाखाएं हैं, एक है पॉजिटिव इंटीजर का यानी धनात्मक पूर्णांक, और एक आपका नेगेटिव इंटीजर है जो लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव इंटीजर, और एक है यहाँ पर 0, ठीक है, यानी उदासीन पूर्णांक। परिमेय संख्याओं के 3 भाग बांटे गए थे, आप ग्राफ में देखिएगा। मैंने कहा परिमेय संख्या 3 भागों में बटा होता है, एक आपका पूर्णांक और एक पूर्ण। तो पूर्णांक के 3 हिस्से होते हैं यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। जो भिन्न हम लोगों को पढ़ना है केवल ये शाखा तोड़ के पढ़ना है, यानी एक शाखा अलग कर लीजिए तो भिन्न के रूप में पढ़ना है। यानी कौन सा पढ़ना है हम लोगों को? धनात्मक पूर्णांक वाला पूरा परिमेय संख्या। यहाँ पर पूरा परिमेय है, परिमेय में एक शाखा तोड़ लीजिए तो भिन्न के रूप में आपको बन जाएगा। अब भिन्न के रूप में सारी शाखाएं नहीं तोड़ना, केवल धनात्मक तोड़ना है, ठीक है। अब इस भिन्न को तोड़ेंगे तो इसके वर्गीकरण करेंगे, तो वर्गीकरण में कई प्रकार है, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, फिर मिश्रित भिन्न, समतुल्य भिन्न, लाइक फ्रैक्शन है, सतत भिन्न है जिसको कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ वेरियस टाइप के आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे, तो ये बिल्कुल अलग है। और जब पूरा परिमेय संख्या पढ़ेंगे तो हम वहां बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 0 आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ परिमेय संख्या बोलते हैं कि भैया p/q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q की जगह 0 ना है, क्योंकि यहाँ 0 नेगेटिव सब तरह के नंबर हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय नहीं हो सकती, सभी भिन्न परिमेय हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय भिन्न हो ऐसा कोई जरूरी नहीं।
जैसे हम अगर लिख दें 0/1 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 0/1 भिन्न के रूप में नहीं जानी जाती। इसको ना उचित बता सकते हो ना अनुचित बता सकते, क्योंकि भिन्न हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। ये तो आपका ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो ये आपका परिमेय तो है लेकिन भिन्न नहीं है। -3/5 लिख दें। अब ये देखने में भिन्न जैसी तो लग रही है लेकिन भिन्न नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या तो हो सकती है, क्योंकि परिमेय में तो दोनों चलेगा, पॉजिटिव निगेटिव सब, लेकिन भिन्न में सदैव धनात्मक होता है। तो धनात्मक न होने की वजह से ये भिन्न नहीं है बट परिमेय है। या भिन्न के रूप में अगर बोलना भी है तो आप कह सकते हो कि भिन्न जैसी दिखने वाली भिन्न है बट भिन्न नहीं है। फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बट नॉट फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कुछ चीजें दिखती हैं लेकिन वास्तव में वो होती नहीं, मानते हो कि नहीं इस बात को? जैसे भूत और आदमी में क्या, दोनों में भूत और आदमी में क्या विभेद है? कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये भूत है ये आदमी है? अब भूत भी दिखते हैं, हाँ आप देख ही नहीं होंगे। भूत के पैर जो होते हैं उल्टे होते हैं, इधर ऐसे पैर, जैसे हमारे पैर कैसे हैं आगे सीधे, उसका पैर ऐसे होता है उल्टा। कभी पिक्चरों में देखे भी नहीं, पैर उल्टा पकड़ लेता है। ऐसे महिलाएं भी होती हैं, स्त्रियां चुड़ैले भी होती हैं। और उनकी पहचान कैसे होती है? बालों से होती है। जैसे मान लीजिए ये महिला है तो आप इस तरह नहीं तो कहोगे हाँ ये बालिका है, लेकिन बालिका के बाल जब ऊपर खड़े हो जाएंगे तो भागता है आदमी डर के, है कि नहीं? बाल खुल जाते हैं एकदम से ऊपर की तरफ चलने लगते हैं। तो यहाँ पर यही। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति है, आदमी है, और इसमें कभी बाबा दादा में आप सुने होंगे कि उनको मिला था भूत 12 बजे रात में, हम खेत में पानी लगाने वो खैनी मांगा, फिर हम ऐसे ठोक के दिए, पैर में नजर गई तो उल्टा पैर थे, तब समझे कि हमसे कुश्ती लड़ा, फिर हमको पटका हुआ, मुझको पटके, ऐसे करके। तो बताइए अब इसको पैर अगर छिपा लिया जाए तो इसको क्या बोलोगे? आदमी। अब पैर देख लोगे तो क्या बोलोगे? भूत। तो इसको क्या बोलोगे? इसको ना तो आदमी बोल सकते हो, हाँ ये बोल सकते हो आदमी जैसा। क्या बोल सकते हो? आदमी जैसा आदमी है, आदमी जैसा दिखने वाला आदमी है परंतु आदमी नहीं है। ऐसी भिन्नों के बारे में आप कह सकते हो कि भिन्न जैसी दिखने वाली भिन्न है परंतु भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न सदैव कैसी होती है? धनात्मक। बाकी परिमेय की बात करेंगे तो वहां तो धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन हर तरह के होते हैं। तो समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम भिन्न पढ़ेंगे तो भिन्न परिमेय संख्या की एक शाखा होगी जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो भिन्न की परिभाषा देखिए पहले, यानी फ्रैक्शन, इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। अब लिखना साथ में भिन्न की परिभाषा लिखना, ऐसी संख्याएं जिन्हें x/y के रूप में x/y के रूप में लिख सके तथा x एंड y दोनों प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। दोनों प्राकृतिक या धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हो। प्राकृतिक धनात्मक पूर्णांक का ही रूप है। धनात्मक पूर्णांक, दोनों धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऐसी संख्या जिन्हें x/y के रूप में लिख सकें तथा x और y दोनों प्राकृतिक संख्याएं हो या धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखना हो that number which can be put in the form of x/y and x and y should be positive integer, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश वर्जन में आप लिख सकते हो। तो जिनको इंग्लिश हिंदी में लिखना हो दोनों भाषा यहाँ पे लिख लें। That number which can be put in the form of x/y and x and y should be positive integer। तो इस तरह की जो भिन्न होती है वो कैसी कहलाती है? भिन्न होती है। तो इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब भिन्नों के प्रकार हैं,
अब इनको भिन्नों के प्रकार में आप लिख लेंगे, थोड़े इसके एग्जाम्पल भी लिख लेना यहाँ पर। तो क्या एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे 3/5, 7/3, 22/7 एटसेट्रा etc। ये सब इसके भिन्न के उदाहरण हैं। अब यहां पर आप लिख देंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। ठीक है, भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार लिखें। अब इनका एक ग्राफ बना रहे हैं, इन ग्राफ को बढ़िया से सजा लेना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला आपको फ्रैक्शन पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश जरूर लिखते रहना, ठीक है। कई बार इंग्लिश को हिंदी में लिख के आ जाता है सवाल में, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या है प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न। उचित भिन्न। दूसरा है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है अनुचित भिन्न। ऊपर नीचे से करके लिखेंगे ना तो सारा आ जाएगा वैल्यू। अनुचित भिन्न, साथ ही लिखते जाना, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते जाए साथ में। ग्राफ इतना बड़ा बनेगा, यहाँ तक लिखना है, तो इसी हिसाब से लिखिएगा। उचित भिन्न के बाद, अनुचित भिन्न के बाद आपको पढ़ना है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन मींस मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ये पढ़ना है। मिश्रित भिन्न के बाद आपको पढ़ना है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, इसको हिंदी ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, इसे हिंदी मत लिखना। और फिर यहाँ पर है इक्विवेलेंट, जो ना समझ में आए पूछ लेना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसको हिंदी में बोला जाता है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न। और लास्ट में बचा है यहाँ पर, इसको लिख लेंगे आप लोग कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है सतत भिन्न। सतत भिन्न, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक एक करके समझाते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों फ्रैक्शन है ना, इनको यहीं पे समझ लें, क्योंकि इनमें बहुत खास कुछ ऐसा है नहीं, केवल आपको ये पहचानना आ जाए कि कौन उचित भिन्न है और कौन अनुचित भिन्न है। तो ये आपको पहचानने के लिए हम आपको बढ़िया तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर शब्दों से लेकर आप इनकी परिभाषा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है उचित भिन्न, यानी ऐसी भिन्न हो जो उचित हो, और एक भिन्न ऐसी हो जो अनुचित हो। अनुचित के साथ भिन्न लिखा है। अब उचित अनुचित को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझते हो उचित क्या है, अनुचित क्या है। जैसे अभी आप विद्याध्ययन कर रहे हो तो आपके लिए उचित कार्य क्या है, विद्याध्ययन करना। अब अगर पढ़ाई के साथ व्यापार शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा इम्प्रॉपर वर्क हो रहा है कि आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे। अगर आप कोई अच्छी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका काम है कि बढ़िया अच्छा रात दिन मेहनत करें, पढ़ें। तो उचित का मतलब होता है यहाँ पर कि ऐसी भिन्न जो अपने स्वरूप को बना के रखें। मतलब ऐसा नहीं कि भिन्न लिखा नहीं और वो बदल गई दूसरे भिन्न के रूप में। अगर बदल जा रही तो फिर वो उचित नहीं है, वो कैसी भिन्न है, अनुचित। जैसे आप उचित व्यक्ति को कैसे पहचानोगे, जैसे किसी ने कहा कि भैया आपने ये बात देखी है और दूसरे के सामने ले गए आप उसको पकड़ के कि हाँ देखो इन्होंने देखा है, और गए वहां पे कह रहे नहीं देखे, तो क्या बोलोगे उसको, उचित बोलोगे या अनुचित बोलोगे? अनुचित बोलोगे ना, जो अपना रूप ही बदल रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। जैसे ट्रम्प बाबा है, कुछ बोल देते हैं फिर बदल देते हैं, फिर कुछ बोल देते हैं। तो पूरे विश्व में उसके जैसा कोई अनुचित व्यक्ति देखा है? सब अनुचित बोलते हैं उसको। तो उचित का मतलब होता है जो अपना स्वरूप बना रखा है वही बना के रखे, अगर उसमें बदलाव होता है तो समझो फिर वो अनुचित भिन्न के रूप में चला जाएगा। जैसे हम भिन्नों के रूप में लिखें, जैसे अगर हम यहाँ पर 22/7 लिखें
ये भिन्न के रूप में दिख रहा है, दोनों धनात्मक है x बटे y के रूप में। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा से प्रयास करके इसको मॉडिफाई करें तो देखिए जब 7 का भाग अगर हम 22 में देंगे तो बिल्कुल दे सकते हैं, 7 तरीके के 3 बार जा सकता है। अभी कितना बचा 1, यानी इस फ्रैक्शन को हम मिश्रित भिन्न के रूप में बना सकते हैं। मिश्रित भिन्न उसे कहते हैं जहां पूर्णांक हो और साथ में भिन्न भी हो। तो पूर्णांक और भिन्न का जब मिश्रण होता है तो वो मिश्रित भिन्न कहलाता है। और देखिए आप एक x बटे y के फॉर्मेट को मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर दिए, तो क्या ऐसी भिन्नों को हम उचित कह सकते हैं? बोलो, नहीं कह सकते ना। जैसे मान लो अगर जैसे शेर का उदाहरण दें, अगर शेर जो है रोटियां खाने लगे, शेर अगर आपके घर में सब्जी रोटी दाल खाने लगे, क्या उसको शेर बोलोगे? नहीं, आप बोलोगे शेर जैसा दिख तो रहा लेकिन है कुत्ता, कुत्ता ही बोल दोगे। कुत्ता घर में खा लेता है, दूध रोटी भी खा लेता है, सब्जी रोटी दे दो वो खा लेगा, रोटी डाल दो वो खा लेगा। लेकिन शेर को ये सब आप शोभा ही नहीं देगा। भले आपको दया है कि शेर यार बताओ शिकार कर लिया, उसका जन्मे हुआ है शिकार करने के लिए, हाईली कार्निवोरस है कि नहीं? तृतीय को भोगता है, साइंस में पढ़ा होगा, वो सब प्रथम द्वितीय को निपटा देता है अकेले। तो भैया वो उसका काम है मांस खाना, तो उसका स्वरूप वही अच्छा लगता है। शेर का लोग बोलते हैं हम शेर हैं, पवन सिंह अक्सर बोल देते हैं हम शेर हैं, तो निरहु बोल देते हैं हम शेर हैं जंगल के। तो कोई ना कोई शेर ही बनता है ताकि शिकार कर सके। तो भैया आप ये सोचो कि शेर का रूप अगर बदल जाएगा आप शेर मानोगे ही नहीं, आप तुरंत उसका दूसरा नाम दे दोगे, है कि नहीं? पूछ हिलाते हुए आपके पास आ जाए तो क्या बोलोगे? कुत्ता है पक्का, शेर है, भेष बना है शेर जैसा। तो भैया अब जाए बाहर और जो भैंस है अचानक शिकार करते हुए मिले, है ना, कोई दूसरे जानवर का शिकार बैठ कर, भगवान घोर कलयुग आ गया, घास खाने वाले, तो उसका स्वरूप है वो घास खाने वाले। वो क्या है? हर्बिवोरस है, वो घास ही खा सकती है, तो वो शिकार नहीं कर सकती। तो उल्टा काम नहीं। अब यहाँ पर देखो, इसका काम है अपने अंश बटे हर के रूप में बना रहना, तुरंत बदल दिया मिश्रित भिन्न में। तो इसको हम उचित भिन्न नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अनुचित। अब अगर हम इसको रिवर्स कर दें, 7 बटे 22 लिख दें, है किसी में दम इसको बदलने की हो? इसका भाग जाएगा क्या इस तरह? नहीं बदलेगा। आप इसमें टुकड़े टुकड़े कर दोगे लेकिन इस रूप में नहीं बनेगा। दशमलव में तो कोई भी भिन्न बदल जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि इस रूप में बदल के दिखाइए हमको, नहीं बदलेगा। ऐसे भिन्नों को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। उचित का मतलब अपने स्वरूप को बना के रखना, ठीक है? तो ऐसी भिन्नों को हम लोग क्या बोलेंगे? उचित। अब उचित और अनुचित में पहचान कैसे करोगे? देखिए उचित कब होता है? जब अंश जो है इसका छोटा हो और इसका जो ये हर दे रखा है ये बड़ा हो। जब जब अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा तो वो उचित भिन्न कहलाता है। और अगर अंश यहाँ पर जो ऊपर लिखा है अगर ये बड़ा हो गया, अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया तो ये कैसी भिन्न हो जाएगी? क्योंकि हर छोटा होगा तुरंत भाग चला जाएगा और जैसे ही भाग देगा तो इसकी शकल सूरत बदल जाएगी इस रूप में। तो जैसी शकल सूरत बदली तो फिर इस व्यक्ति को आप इस भिन्न को अनुचित मिलोगे। जहां स्वरूप बदला जहां अनुचित, स्वरूप न बदला तो उचित। समझ आ गई बात? तो इस छोटे उदाहरण से आप अगर समझ गए हो तो बस इसकी बातें ऐसे लिख लेना है कि जब अंश यानी न्यूमरेटर हर से छोटा हो, बस छोटे से बात इतनी लिख लोगे ना समझ में हमेशा आ जाएगा। अंश छोटा हो हर से तो उचित भिन्न, और अनुचित भिन्न का मतलब होता है कि अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, तो इस केस में आपका अनुचित हो जाएगा। लिख लो बढ़िया से। लिखिए सब लोग, ठीक है? तो ये उचित और अनुचित आपको पहचान में आ जाए, इनके उदाहरण के तौर पर लिखना हो। एग्जांपल यहाँ पर तो इसमें अंश और हर में हर बड़ा हो अंश छोटा हो, जैसे 3/5, 7/9, 11/17 etc। ये सब में अंश छोटे हर बड़े।
इसके उदाहरण पर आप लिख सकते हैं, इसके दो टाइप के उदाहरण हैं। पहला ऐसे लिख सकते हो 22/7, 7/3, 9/5 etc। साथ में यहाँ पर एंड का साइन लगा के ऐसे लिख देना 2 3 4, जो भी लिखता हूँ 2 3 4 5, जितनी भी नेचुरल नंबर इनफाइनाइट का, ये सब की सब अनुचित में आती है। कोई बता सकते हैं कि 2 क्यों अनुचित भिन्न में आता है? कोई बताए 2 क्यों अनुचित? ये सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर कैसे हम इसको भिन्न के रूप में बोल सकते हैं? बटे में 1 लिख सकते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/1। अब यहाँ पर अंश बड़ा है, हर छोटा है, ठीक है, तो आप उसका 1 का भाग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस नियम को फॉलो कर रहा है इसलिए आपका अनुचित भिन्न हो जाएगा। अच्छा, 1 यहाँ पे नहीं लिखा गया, 1 कहाँ पे जाएगा? उचित में या अनुचित में? उचित में कैसे जाएगा भाई 1? क्या इसमें आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अंश बड़ा है या अंश छोटा है? हर बराबर है, तो बताइए दोनों कैटेगरी में है क्या? कहीं पे यहाँ तो सीधे सीधे चिन्ह लगा है, कहीं बराबर का निशान नहीं है, तो इसको मतलब 1 क्या है? ना तो उचित है ना अनुचित है। एक और क्या जानते थे? एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, पढ़ चुके हैं ना, 1 इज नाइदर डिविजिबल नॉर प्राइम नंबर। तो 1 के बारे में आप ध्यान रखना, ये किसी कैटेगरी में नहीं आता है, ना तो आपका उचित अनुचित में आता है, ना ही आपका ये आता है उसमें। समझ में आ गई बात? तो हटा दें इसको, फिर इतनी बात केवल समझने के लिए। अब इनका अरेंजमेंट पढ़ाएंगे कि उचित भिन्नों कैसे अरेंजमेंट होता है, अनुचित भिन्नों को अवरोही आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, उसको हम डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग अगला हेडिंग डालना है, अलग से हेडिंग डालो, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न अलग से आप लोग हेडिंग डालेंगे, उसी में लिखना। देखिए, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ये 2 चीजों की मिलावट होती है। एक आपकी मिलावट इसमें होगी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के साथ साथ अगर उचित भिन्न का मिश्रण है तो हम इसको बोल सकते हैं मिश्रित, यानी नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर, इसका मिश्रण होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर 7 होल 1/3, 2/3, 17/3/5, ये सब ठीक है। यहाँ पर देखो नेचुरल और प्रॉपर के बीच कौन सा चिन्ह है? प्लस, इसलिए दोनों भिन्नों के बीच जो यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह रहता है? सदैव प्लस, देखो छिपा रहता है। यहाँ पर भी 8 प्लस 2/3 लिख सकते हैं, इसको 17 प्लस 3/5 लिख सकते हो आप। जब भी सोल्यूशन में आपको जरूरत हो आप बिल्कुल लिखें। जैसे अगर हम आपको उदाहरण के तौर पर दें, जैसे मान लीजिए आपको 5 प्लस 7/3/4। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए। इसको पढ़ने के कई तरीके हैं, जैसे इसको पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं 7 जमा 1/3 पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ रहे 7 जमा, ये जमा का मतलब क्या होता है? प्लस। जमा करते क्या होता है? जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो वहां बढ़ा के आते हो पैसा या घटा देते हो चुपचाप, तो उसको बढ़ाने जाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? जमा कर रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं। तो 7 जमा 1/3 बोल सकते हैं, 8 जमा 2/3, 17 जमा 3/5, ये तो पढ़ने का तरीका। एक और है 7 गुणांक 1/3, 8 गुणांक 2/3, 17 गुणांक। एक और पढ़ने का तरीका 7 सही 1/3, 8 सही 2/3, 17 सही, मतलब होता है गुणांक पूरा पूरा, ये सही है और ये टूटा फूटा है। तो इस तरह इंग्लिश में पढ़ना हो तो 7:1/3, 7 होल 1/3 ऐसे पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। तो ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। रहा बात ये कि आपको जोड़ना है, तो देखिए आप जोड़ने के तरीके में ऐसे जोड़ सकते हो शॉर्टकट में। इसको जोड़े 7 5 कितना हुआ? 12, और जो नंबर लिखा है उसको लिख दो, हो गया आंसर, ठीक है। और इसको अगर बेसिक से थोड़ा सा देखना है, बेसिक से देख लो, ये 5 लिखा है प्लस 7, और इसको लिख सकते हो 7 प्लस 3/4, ऐसे लिख सकते हो ना। अब यहाँ पर ये देखो 5 और 7 दोनों एक जैसे पूर्णांक है, इनको जोड़ ले, 7 5 12 प्लस 3/4। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखोगे तो छिप जाएगा चुपचाप ऐसे, 12 गुणांक 3 कितना हो जाएगा? 4। समझ गई बात? और उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण और दिया कि 7/3/5 है और प्लस 8:2/5 है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर आप इसको अगर बेसिक से बनाओगे तो 7 प्लस 3/5 इस तरह अलग कर लो, 8 प्लस 2/5 इसे अलग कर लो ऐसे। अब गुणांक जोड़ ले और भिन्न भिन्न जोड़ ले।
7 और 8 15 प्लस, अब अगर ये बेस इक्वल है तो 5 लिखें और अंश अंश जोड़ दें, 3 2 5, 5 से 5 कट जाएगा कितना हो जाएगा 1, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जुड़ जाएंगे और डायरेक्ट जोड़ सकते थे यहाँ पर ऐसे 7 और 8 15 प्लस ये दोनों इक्वल है तो ये जुड़ जाएगा, तो 3 2 5 बटे 5 ये कट जाएगा 1 15 1 16, यहीं पे डायरेक्ट आ जाएगा इसका। तो लिखने का तरीका आपको बता दिया किस तरह से आपको यहाँ पे वो करना है। ठीक है, इसी तरह एक सब्ट्रैक्शन भी मैंने बताया था, ये पढ़ा चुके हैं, इसको केवल आपको दिखना है, नोट नहीं करना है। अब अगर मिश्रित भिन्न में घटाने की बात करें, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा चुके हैं कि जैसे 13 माइनस 4 गुणा 3/5 है, तो इसका शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था, याद है आपको कि मैंने इसको बताया था कि अगर 13 में ये भिन्न संख्या मिश्रित भिन्न घटाई जाएगी तो आप इसमें 4 से थोड़ा ज्यादा है, आप इसको क्या मान लें 5, 13 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, फिर इसके बाद ये जो 5 है 5 लिख दो और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख दें, डिफरेंस करके, तो 5 में 3 गया 2 हो गया आंसर, डायरेक्ट शॉर्टकट लगा लो। अब बेसिक बनाते इसको, तो बेसिक में देखिए इस तरह से बनता है 13 माइनस के बाद जो लिखा है इसको ब्रैकेट में लिख दो 4 प्लस और ये कितना हो जाएगा 3/5, ऐसे बन जाता है। अब 13 माइनस एंटर कर दो 4 माइनस 3/5, 13 में 4 गया 9 माइनस 3 बटे कितना 5, 5 9 45, 45 में 3 हटा देंगे तो 42 बटे कितना बचेगा 5। अब 5 का भाग 42 में दोगे तो 5 है 40, अभी कितना बचा 2/5, ये आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पर शॉर्टकट में आ गया, ये बेसिक से लग रहा है, समझ आ रही बात। तो आप इस तरह से घटाने के रूल में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मिश्रित अभी ये सवाल हम आगे देखेंगे, केवल आपको उदाहरण लिख लेना है, ये पॉइंट लिख लेना है। लिख गया क्या, इसको लिखे मिश्रित भिन्न को, चले। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन के बाद अगली हेडिंग डालो, अभी इनके सवाल कराएंगे मिश्रित भिन्न के, ठीक है, आपको केवल ये पता चल जाए क्या होते हैं ये सब। तो अब हम लोग अगला स्टेप चलेंगे लाइक फ्रैक्शन, हेडिंग डालो लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हेडिंग डालने और इसमें लिखें लाइक फ्रैक्शन का हिंदी, आप देख लीजिएगा क्या है। लिखें ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो, ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो लाइक फ्रैक्शन कहलाती है। लाइक फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। दैट डिनोमिनेटर दैट that fraction which have equal denominator, ठीक है। that fraction which have equal denominator is called like fraction। ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि कई बार कुछ भिन्न ऐसी आ जाती है जिनको अवरोही या आरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना हो तो बड़ी आसानी से कर देती है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे यहाँ पर 7/9 हो, 8/9 हो, 11/9 हो, 13/9 हो, दैट डैश आर लाइक फ्रैक्शन। ये सब के सब क्या है लाइक फ्रैक्शन। लिख ले उदाहरण के तौर पर, सबके हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो लाइक फ्रैक्शन। कभी लाइक फ्रैक्शन को बनाना हो तो हर को बराबर करने के लिए एलसीएम का प्रयोग कर सकते हैं आप। एटसेट्रा लिख दो, और लाइक फ्रैक्शन या डेट एस करके केवल लाइक फ्रैक्शन लिखते हैं।
लाइक फ्रैक्शन में कुछ नोट पॉइंट करके लिख लें, ठीक है। यदि भिन्नों को अवरोही आरोही क्रम में बनाना है तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे अरेंज करके आप इसे बना सकते हैं, तो नोट पॉइंट, लाइक फ्रैक्शन में ऐसे लिखना, लाइक फ्रैक्शन में जिस लाइक फ्रैक्शन में जिस भिन्न का अंश यानी न्यूमरेटर, अंश यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा यानी न्यूमरेटर लार्जर देन फ्रैक्शन लार्जर। अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है यानी छोटा है तो भिन्न भी छोटी होगी, छोटी भिन्न, लाइक फ्रैक्शन में ध्यान रखना, लाइक फ्रैक्शन तुरंत जहां लाइक फ्रैक्शन बोला जाए समझ जाना हर समान होंगे, हर इक्वल होंगे। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो वो लाइक फ्रैक्शन है, इनको आसानी से अरेंज किया जा सकता है। तो इसी के नीचे हम उदाहरण ये वाला जो आपको दिए इसी को अरेंज करके दिखाते हैं आपको। जैसे लिखा हो कि 7/9, 13/9, 8/9, 11/9 को अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना हो में अरेंज करें, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप गिवन फॉलोइंग फ्रैक्शन, जितने फ्रैक्शन है इनको अरेंज करना है। तो बहुत आसान है क्योंकि ऑलरेडी आपके जो है डिनोमिनेटर बराबर है, इनको केवल अरेंज करना है, सब बराबर है तो इसके आधार पे अरेंज कर दें। अब अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम का मतलब पहले बड़े फिर उससे छोटे। ये मोबाइल भी चला रही है क्या साथ में? हाँ अच्छा, बाद में देख के बता देना हमको। समान समान भिन्न, ठीक है। इन्होंने कहा लाइक फ्रैक्शन का हिंदी अर्थ होता है समान भिन्न, समान भिन्न हिंदी में लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंज करें अवरोही क्रम में, तो देखिए यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर इक्वल है। अवरोही क्रम का अर्थ होता है बड़े से छोटे की तरफ, यानी पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटा लिखना है। तो बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन सा आंसर, 13/9 पहले लिखते हैं, इसके बाद 11/9, फिर यहाँ पर 8/9 और फिर इसके बाद 7/9। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी चेक कर सकते हो, बड़ा छोटा। जैसे 9 का गुणा यहाँ पर करेंगे 13 9 117 और 9 का गुणा 11 99, 117 99 से बड़ा है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों में है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई तब भी किया जाता है जब इनको बराबर करना है, या ऑलरेडी बराबर है तो करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लिख लें इसको, लिखें निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम में लिखें, हिंदी में लिखें, निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम में लिखें। भिन्न यहां पर लिखना है 17/26, 9/13, 31/52, 3/4।
ये भिन्न, इस भिन्न को आप अरेंज करें। एक और लिख लेना भिन्न साथ में, फिर एक साथ समझाते हैं। एक और भिन्न लिखें, एक लाइन छोड़कर लिखें। 13/20, 17/30, 11/15, 7/10 और लिखना यहाँ पर 5/12। दो भिन्न हैं, दोनों भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। लिख क्या जाएगा? ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को कैसे अरेंज करना है? पहले वाली जो भिन्न है हमारे पास, इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, अगर ये पॉसिबल हो आपसे कि इनके हर बराबर हो जाए कैसे भी, तो भी बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो हर बराबर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एलसीएम। तो आप एलसीएम यहाँ पर निकाल लें। एलसीएम निकालने में देखिए शॉर्टकट लगाया जाता है कि इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, देखो कहीं वही तो एलसीएम नहीं है, बड़ा नंबर कौन है? 52। अब 52 अगर सबसे कट रहा है तो यही एलसीएम होगा, और नहीं कटता तो देखते कौन ऐसा है नंबर जो नहीं काट रहा है, उसका कोई फैक्टर होगा तो उस फैक्टर को गुणा कर देते तो एलसीएम हो जाता है। तो 52 एलसीएम आ गया। तो बताइए इसको 52 बनाने के लिए कितने से गुणा करना होगा? 2 से। तो 26 दूनी 52 और ऊपर भी 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 बदले 52। यहाँ पर कितने से गुणा करना होगा? 13 को 4 का गुणा कर दें यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर तो 52 है, यहाँ पर कितने से? 13 से। अब इसको हटा दे रहे हैं, आप लोग बोलिएगा बाद में। देखिए अब इसको अरेंज करना है। अब हमारे पास ऐसी भिन्नें हैं जिनके सभी हर बराबर हैं, या हम कह सकते हैं कि ये दीज आर लाइक फ्रैक्शन, यानी ये सभी लाइक फ्रैक्शन हैं। तो केवल अंश लिख लो यहाँ पर, अंश क्या क्या हो जाएंगे? 17 तो नहीं 34, नचो को 36 और यहाँ पर 31 है, 13 3 39। अब अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना है भैया तो सबसे पहले बड़ा मान आएगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा आएगा। तो बताइए इनमें सबसे बड़ा अंश कौन है? 39 वाला। तो 39 का रियल मान कितना है? 3/4 ये लिखना है। ये तो हमने टेक्निक लगाई है इसको बनाने के लिए। रियल में फ्रैक्शन लिखना है आपको 3/4। तो 3/4 सबसे बड़ी भिन्न दिख रही है अकॉर्डिंग टू 39। 39 के बाद अब कौन सा दिख रहा है? 36। 36 किस ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? 9/13। इसके बाद कौन है? 34 यानी 17 कितना? 26। और सबसे छोटा कौन हो गया? 31/12। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अगर आंसर चेक करना है 13 3 39 और 4 का गुणा कर दो 36। 39 36 से बड़ा इसलिए बड़े का चिन्ह लगाए, समझिए सही है। बाकियों भी चेक कर सकते हो, बनाइए।
बनिए सबको। इसके बाद वाला कौन सा क्वेश्चन फ्रैक्शन बोले क्या क्या? 13/20 17/30 11/15 7/10 5/12। देखिए फिर से यहाँ पर अगर आप इसे लाइक फ्रैक्शन बना लें तो आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा, अरेंज कर लेंगे हम लोग। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 60। यहाँ पर एलसीएम 60 होगा। अब केवल आप अंश लिख लें यहाँ पर, इनके न्यूमरेटर क्या बनेंगे, ठीक है, यानी न्यूमरेटर क्या बनेंगे उनको आप लिख लो, न्यूमरेटर पार्ट। तो 20 का भाग दे कितने बार जाएगा? 3 का गुणा 13 करें कितना हो जाएगा? 39। 30 का 2 17 दुने 34। 15 का भाग देंगे 4 11 चौक 44। फिर 10 का भाग 6 6 7 42। फिर 12 का 5 5 बचे 25। ये हो गया हमारे पास, ये सारे आंसर हैं। अब इनके आधार पर बस वैल्यू देखते जाए, अरेंज करते जाए। अब हमें सबसे बड़ा यहाँ पर भिन्न कौन सा दिख रहा है? 44 वाला है ना। 44 किसका है? 11/15। तो 11/15 लिख लें और फिर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन 44 लिख गया। अब इसके बाद कौन आया? 42 किसका मान है? सेकंड वाला, उधर से 7/10। फिर इसका भी लिख गया। अब अगला नंबर 39 39 13 कितना हो जाएगा? 20। इसके बाद फिर ये भी लिख गया। तो 34 का आया 34 है 17/30। अब बचा कौन? 25 5/12 हो गया। तो ये आसान तरीका है इसको बनाने का, और जहां लाइक फ्रैक्शन ना लगे वहां दूसरा तरीका बैठ गया आपको। एग्जाम टाइम में जो लिखते जाए उनको कट करते जाना ताकि आपको लिखने में बार बार असुविधा ना हो। कई बार हम लोग जो है लिख ले तो काटते नहीं, तो फिर दोबारा रिपीट करने लगता है, बार बार उन्हीं पे नजर जा रहे हैं। तो जो लिखते जाओ उनको क्रॉस करते जाओ ताकि पता चले कि हो चुके। अब जो बाकी है रेस्ट ऑफ फ्रैक्शन है उनको अरेंज कैसे करना है। हो गया? नोट हो गया सबका? तो ये थे हमारे कुछ लाइक फ्रैक्शन, उनके उदाहरण, अरेंजमेंट करने का तरीका। अब देखिए ये जो एलसीएम का यहाँ पर इशू हो रहा होगा, तो एलसीएम चैप्टर अभी आप पढ़ेंगे तो ये जो छोटे मोटे एलसीएम है ना इनको भी आप आराम से निकालोगे, क्योंकि एग्जाम देने जाओगे तो सब पढ़ के जाओगे एलसीएम वगैरह। तो एलसीएम का जो भी अभी इशू है वो सब रिजॉल्व हो जाएगा जब आप एलसीएम का चैप्टर पढ़ोगे। तो अभी केवल आप एक आइडिया डेवलप कर लो कि हमें इस तरह के भिन्न एलसीएम की मदद से बना लेंगे, और जहां पे नए एलसीएम निकाल पाए संभव नहीं है तो वहां दूसरे तरीके होंगे, यही तरीका थोड़ी है। लाइक फ्रैक्शन के बाद अगली हेडिंग डालो समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए समतुल्य भिन्न को आप इसी से डिफाइन कर सकते हो, इसकी भाषा से, लैंग्वेज में जो लिखा है ना इसकी हेडिंग आप जी देखिए। समतुल्य जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो सम प्लस तुल्य, है ना, ऐसे लिख सकते हो। सम का हिंदी अर्थ होता है बराबर, और तुल्य का मतलब होता है तुलना में, तुलना में, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन करना है अपनी परिभाषा में, यानी ऐसी भिन्न जो तुलना में एक समान हो या बराबर हो, तो ऐसी भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। समतुल्य भिन्न कहलाती हैं, ठीक है। इनको चेक करने का तरीका कैसे जानोगे कि ये समतुल्य भिन्न है कि नहीं? तो जैसे A/B और C/D, ठीक है, इनके दो नियम हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। अगर यदि A क्रॉस B बराबर हो गया B क्रॉस C इसके बराबर है तो समझ जाना समतुल्य है।
यदि A क्रॉस D डज नॉट इक्वल टू B इंटू सी, अगर यदि A गुणे D B गुणे C के बराबर नहीं होता है तो आप इसे कहोगे समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। अब इसको लिख लेते हैं, उदाहरण से समझाते हैं आपको। लेकिन हम तो तैयारी करवा ही रहे हैं लड़कों की। नोट हो गया सबका? चले अब इसमें उदाहरण के तौर पर आप देख रहे थोड़ा, जैसे एग्जांपल में इधर कर दो, इधर एग्जांपल में जैसे मान लीजिए हमने लिखा 7/9, ठीक है, और एक हमने लिख दिया यहाँ पर 35/45। अब ये दोनों की शकल सूरत अलग अलग है, इस भिन्न की शकल सूरत और इस भिन्न में बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन क्या ये दो इस भिन्न की ये समतुल्य हो सकती है? तो इसका चेक करने का तरीका है, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। अगर बराबर हो गया तो समतुल्य है, नहीं है। 7 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा? 7 गुणा 35, 7 चौक 28 और कितना हो जाएगा? 315। 9 का गुणा करेंगे 9 गुणा 45, 9 त्रिक 27, 4 31, 315 315 के बराबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 35/45 7/9 की समतुल्य भिन्न है। अच्छा, एक और तरीके चेक कर सकते हो, इस नंबर को अगर काट छाट सके, कोई नंबर आपके दिमाग में झटपट आ गया कि 7 गुणा 35 9 से 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 9 45, 7/9 फिर से यही आ गया। अब इसके बाद कट ही नहीं रहा है, यानी इस भिन्न के स्वरूप में आ जाए भिन्न, तो फिर कह सकते हैं समतुल्य भिन्न। तो इसका एक और डेफिनेशन बन जाता है कि किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करें तो प्राप्त भिन्न मूल भिन्न की समतुल्य भिन्न होगी। फिर से एक बार सुने, यदि हम किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करें तो प्राप्त भिन्न मूल भिन्न की क्या होगी? समतुल्य भिन्न होगी। जैसे अगर हम 3/4 लिखें और हम इसके अंश और हर में 7 से गुणा कर दें, इसमें भी 7 से, इसमें, तो 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, तो ये जो भिन्न है इस 3/4 की क्या है? समतुल्य भिन्न, क्योंकि मैंने एक ही संख्या से दोनों में गुणा किया है। 7 से काट दोगे फिर वही बन जाएगी। समझ आ गई बात? तो किसी भी भिन्न को हम कितना भी मोटा तगड़ा बना सकते हैं किसी अलग नंबर से गुणा करके, ठीक है, तमाम हम समतुल्य बना सकते हैं किसी भिन्न की। तो आप उदाहरण लिख लें, एक उदाहरण, और यहाँ पर ये अंश और हर वाला